अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अजहर सर आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आदर्श हिंदी में। तो दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष समास इस पाठ को लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, समास ये पाठ थोड़ा व्यापक है, थोड़ा सा बड़ा है। इसी कारण मैंने इस पाठ को कई पार्ट में डिवाइड किया, बांटा समझने हेतु। तो अगर आपने दोस्तों, मैंने इस पार्ट को पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस पार्ट पर पहले ही वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है दोस्तों, तो मैं उन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर उन वीडियो को देख सकते हो। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो की ओर, समास पार्ट 4। ठीक है दोस्तों, चलिए आज हम इस पार्ट में कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास, इन समास के भेदों का अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं कर्मधारय समास की ओर। जिस समास में, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जिस समास में दोनों पदों के बीच विशेष्य विशेषण का संबंध हो और वहां पर कर्ता कारक की विभक्ति हो, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। मैं फिर से उच्चारण कर रहा हूं। जिस समास में दोनों पदों के बीच विशेष्य विशेषण का संबंध हो और उनमें कर्ता कारक की विभक्ति हो, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, इसे समझने के लिए हम उदाहरण देखेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, नील कमल। नील कमल एक समस्त पद है। अब इस समस्त पद को हम समास विग्रह करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? नीला है जो कमल। यहां पर कमल विशेष्य हो गया। अब इसकी विशेषता बताने वाला शब्द क्या है? नीला। अर्थात वहां पर कमल की विशेषता बता रहा है कि वह कमल कैसा है? नीला है। अर्थात वहां पर विशेष्य और विशेषण का संबंध तैयार हो रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे? कर्मधारय समास कहेंगे। तो कर्मधारय समास में इतना ही हमको समझना है। चलिए और समझने के लिए हम क्या करेंगे? दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, नीलकंठ। अब यहां पर समझो कि कंठ, जब हम नीलकंठ को हम विग्रह करते हैं, अलग करते हैं, तो क्या प्राप्त होगा दोस्तों? नीला है जो कंठ। अर्थात यहाँ पर कंठ की विशेषता विशेषण बता रहा है कि कंठ है, लेकिन कैसे है? नीला। तो दोस्तों कर्मधारय समास में इतना ही हमें समझना है कि कर्मधारय समास में दो पदों में विशेष्य और विशेषण का संबंध होता है और उनमें उन समस्त पद में कर्मधारय कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग होता है, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे अगले समास की ओर, अर्थात द्विगु समास की ओर। जिस समास के पहले पद संख्यावाचक अर्थात संख्या बताने वाला हो और दूसरे शब्दों और दोनों पदों के बीच विशेषण विशेष्य का संबंध हो और जो समस्त पद तैयार हो रहा है वो समस्त पद समूह का ज्ञान कराता हो, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। फिर से एक बार उच्चारण कर रहा हूं। जिस समास में पहला अर्थात पूर्व पद संख्यावाचक हो, अर्थात संख्या बताने वाला अर्थात गिनती बताने वाला हो, दोनों पदों के बीच विशेषण विशेष्य का संबंध हो और समस्त पद समूह का ज्ञान कराता हो, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। दोस्तों इसको समझने के लिए हम उदाहरण देखते हैं। पहला देखेंगे चौरस्ता। यहां पर चौरस्ता एक समस्त पद हो गया। अब समस्त पद को हम समास विग्रह करेंगे। समास विग्रह क्या होगा इसका? चार रास्तों का समूह। क्या हो गया? चार रास्तों का समूह। ये हमने विग्रह किया, अलग किया।
अब समास विग्रह में हम क्या देखेंगे, पहला अक्षर जो है, पहला पद 4, अर्थात क्या बता रहा है, संख्या दर्शा रहा है, अर्थात गिनती बता रहा है। जैसा कि हमने परिभाषा में देखा है, पहला पद अर्थात पूर्व पद संख्या बताने वाला हो या गिनती बताने वाला हो, तो यहाँ पर पहला पद क्या हो रहा है, गिनती बता रहा है। 4 रास्तों का समूह, अर्थात वहां पर 4 रास्तों का समूह, ग्रुप बता रहा है, समूह अर्थात ग्रुप होता है। तो ये चौरस्ता क्या हो गया, एक ग्रुप अर्थात समूह को बता रहा है कि 4 रास्तों का समूह। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, द्विगु समास का उदाहरण हो गया। इसको समझने के लिए और उदाहरण देखते हैं। पंचवट अर्थात 5 वटों का समूह, अर्थात यहाँ पर वट का अर्थ क्या होता है, वृक्ष, पेड़। तो यहाँ पर क्या हो गया, 5 वटों का समूह। पहला पद पूर्व पद क्या बता रहे हैं, 5, अर्थात संख्या बता रहे हैं, गिनती बता रहे हैं। तो जहां पर पूर्व पद संख्या बता रहा है या गिनती बता रहा है, और उसका जब समास पद है वे समूह का ज्ञान करा रहा हो, वो क्या हो गया, द्विगु समास हो गया। दोस्तों एकदम सिंपल है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अगले समास की ओर। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, अब हमारा समास है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास यह भी सिंपल सा समास है, अर्थात बहुत इजी समास है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद अर्थात दोनों पद प्रधान हो, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, उन्हें अलग करते समय, अलग करने पर दोनों के बीच में और अथवा तथा का प्रयोग होता हो, उसे हम क्या कहेंगे, द्वंद्व समास कहेंगे। फिर से मैं उच्चारण कर रहा हूं दोस्तों, जिस समास में दोनों पद अर्थात पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद प्रधान हो, उन्हें समास विग्रह करते समय जब वहां पर तथा और अथवा का प्रयोग होता हो, उसे हम क्या कहेंगे, द्वंद्व समास। अब बढ़ते हैं इस समास के उदाहरण की ओर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, रुपया पैसा। अब यहाँ पर योजक चिन्ह लगा है, रुपया पैसा, और ये योजक चिन्ह के अनुसार ये शब्द एक समस्त पद हो गया। अब समस्त पद को हम समास विग्रह करेंगे। जैसा कि परिभाषा में बताया गया है, समास विग्रह करते समय हमें कहाँ क्या प्रयोग में लाया जाएगा, और तथा अथवा। तो यहाँ पर समास विग्रह करते समय हमें क्या प्राप्त होगा, रुपया और पैसा, अर्थात यहाँ पर और का प्रयोग हुआ, अर्थात यहाँ पर और का प्रयोग हुआ है, अर्थात ये योजक शब्द है। जहां योजक शब्द का प्रयोग होता है विग्रह करते समय, समस्त पद का विग्रह करते समय योजक शब्द का प्रयोग होता है, उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। और दोनों पद प्रधान होते हैं, रुपया पैसा अर्थात दोनों पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद प्रधान है, इसी कारण ये द्वंद्व समास है। रुपया पैसा, इसका समास विग्रह करने पर हमें क्या प्राप्त हो गया, रुपया और पैसा। जैसे कि और एग्जांपल देखेंगे, दूध दही, दूध और दही, यहां पर भी और योजक शब्द हुआ। तो यहां पर जब योजक शब्द प्रयोग में लाया जाता है, तथा और अथवा जब प्रयोग में आता है, तो वो क्या हो गया, द्वंद्व समास। यहां पर दोस्तों इतना ही ध्यान में रखना है कि जिस समस्त पद को विग्रह करते समय अथवा तथा और का प्रयोग होता हो, और उस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो, उसे हम द्वंद्व समास कहेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको द्वंद्व समास समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम अगले समास की ओर। तो दोस्तों अब हमारा अंतिम समास अर्थात लास्ट समास है बहुव्रीहि समास। तो अब बहुव्रीहि समास में को देखेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है और दोनों मिलकर दूसरे शब्द अर्थात संज्ञा के विशेषण होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास कहते हैं। जिस समास में दोनों पद प्रधान नहीं होते और दूसरे शब्द अर्थात संज्ञा के विशेषण होते हैं, उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो
इसे समझने के लिए हम चलते हैं उदाहरण की ओर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, चंद्रमुखी। अब यहाँ पर क्या हो गया, चंद्रमुखी समस्त पद। अब इसको विग्रह करेंगे तो क्या प्राप्त होगा दोस्तों, चंद्र के समान है जिसका मुख। चंद्र क्या हो गया, संज्ञा हो, मुख संज्ञा है, तो मुख की तुलना किससे की गई है, चंद्र से, अर्थात मुख है चंद्र के समान है जिसका मुख। तो हम ये चंद्रमुखी शब्द किसी स्त्री के लिए प्रयोग में लाते हैं। तो अर्थात यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि विशेषता बता रहे हैं, जिसका मुख चंद्र के समान है वे है चंद्रमुखी। तो यहाँ पर दोनों शब्द भी कोई प्रधान नहीं रखते हैं, और यहाँ पर अन्य शब्द संज्ञा के विशेषण होते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, बहुव्रीहि समास। चलिए इसे समझने के लिए हम और एक एग्जाम्पल देखेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, चक्रधर। अब यहाँ पर इस समस्त पद का समास विग्रह करेंगे तो क्या प्राप्त होगा दोस्तों, चक्र को धारण करने वाला, चक्र को धारण करने वाला। तो यहाँ पर भी क्या हो गया कि किसी व्यक्ति की विशेषता को बताने के लिए चक्रधर कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, चक्रधर। तो यहाँ पर अब हम बताने के लिए, अर्थात विष्णु, भगवान विष्णु को भी हम कह सकते हैं चक्र को धारण करने वाला विष्णु। विष्णु को हम यूज करते हैं चक्रधर के कर। क्यों करते हैं, चक्र को धारण करने वाला। तो ये क्या हो गया, हमने क्या किया है कि यहाँ दोनों पद भी प्रधान नहीं है। बस दोस्तों इतना याद रखिए कि बहुव्रीहि समास में दोनों पद, समस्त पद के दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, और यहाँ पर अन्य शब्द जो होते हैं वे संज्ञा के विशेषण होते हैं, उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको समास ये पाठ समझ में आया होगा। आपसे विनंती है कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और अभी का पार्ट 4 ये वीडियो देखें और समास पाठ को समझें। अगर दोस्तों समझ में नहीं आया है या कुछ प्रॉब्लम है, समस्या है, तो मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं हम इसी तरह अगले पार्ट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।